अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो एम्फीबियंस वाले चैप्टर में से सपोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, पानी उनको बायोएनर्जी प्रोवाइड करता है और पानी ही उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम फ़िश में बात कर लें, जो पानी में रहती है उसका स्केलेटन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्केलेटन के अंदर बॉडी वॉल के बाद स्केलेटन है, उसके बाद अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा स्केलेटन प्रोवाइड करता है पॉइंट फॉर अटैचमेंट ऑफ फॉर मसल्स, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो स्केलेटन होता है ना, इसके साथ मसल्स जो हैं जुड़े होते हैं, यानी कि इसकी जो भी कांटे होते हैं या इसकी जो हड्डियाँ होती हैं उसके साथ मसल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और मसल्स की वजह से इसकी बॉडी जो होती है वो फिल हुई होती है, और उसकी वजह से जब ये मूव करता है मछलियाँ वगैरह, तो इनकी बॉडी पिचकती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका स्केलेटन मॉडिफाई हुआ है और उसके अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन है बनिस्बत एक्वाटिक एनिमल्स के। उसमें ये मॉडिफिकेशन है कि वो इतना मजबूत है कि वो एनिमल को ज़मीन पर ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा उनका स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो उसके साथ पावरफुल मसल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, और वो पावरफुल मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, और फिर उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से स्केलेटन लिफ्ट होता है, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स लैंड पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियन का स्कल अगर हम बात करें तो उसका स्कल जो होता है वो फ्लैट होता है। अगर आप फ्रॉग के स्कल को जहन में रखें तो आपको क्लियरली ये बात समझ आएगी। और इनका स्कल जो होता है काफ़ी स्मॉल होता है, और फ्रॉग के अंदर कम बोनी एलिमेंट्स होते हैं फिशेस की निस्बत। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी वजह से इसका स्कल जो है वो, चूँकि उसमें बोन्स कम होती हैं, लिहाजा इसका स्कल जो होता है इतना वज़नी नहीं होता, और इस वजह से वो अपने सर को पानी से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि हम एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात कर लें, अगर हम टैडपोल्स की बात कर लें, जो फ्रॉग के टैडपोल्स हैं, तो वो उनका भी स्कल छोटा सा होता है, हड्डी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइट स्कल होता है, तो वो अपने सर को पानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी तरह फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो अडल्ट फ्रॉग है वो पानी से बाहर भी निकल आता है, अपने पहले स्कल को बाहर निकालता है, फिर बाकी बॉडी को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। इसके अलावा मछलियों को अगर हम देखें और फिर एम्फीबियन को देखें तो एम्फीबियन का जॉ जो है वो फिशेस की निस्बत चेंज हो गया हुआ है, और इसके मसल्स जो जॉ के साथ एसोसिएटेड मसल्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं, और इसकी वजह से इनका जॉ ज़्यादा मजबूत है, और वो इनमें ये एबिलिटी है कि ये प्रे को अपने मुंह में पकड़ के रख सकते हैं और उसको क्रश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वर्टिब्रल कॉलम की। तो एम्फीबियंस का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो काफ़ी मॉडिफाइड हुआ है ताकि लैंड पर वो चल सकें, उनको सपोर्ट मिल सके, और उनको उनकी बॉडी को कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, ठीक है। ये इनका जो स्कल होता है, इनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक सस्पेंशन ब्रिज की आर्च होती है। अब सस्पेंशन ब्रिज की आर्च देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये सस्पेंशन ब्रिज होता है ज़्यादा मजबूत होता है, और इसकी ये जो ऊपर आपको कर्व्ड नज़र आ रहा है पोर्शन, इसको कहते हैं आर्क। ये आर्क है सस्पेंशन ब्रिज की, जो कि इसको मजबूती फराहम कर रही है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो वर्टिब्रल कॉलम भी ऐसे ही कर्व्ड होता है। हमारा रीढ़ की हड्डी जो होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। इसी तरह फ्रॉग्स में भी अगर हम बात करें तो ऐसी मुड़ी हुई होगी। तो इस तरह का जो आर्क्ड वर्टिब्रल कॉलम है, जिस तरह के इस फ्रॉग में देखें आर्क्ड, ये तो सीधा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा बेंटेड होता है। आर्क्ड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस एम्फीबियन के बॉडी को बिटवीन द एंटीरियर अपेंडेजेस एंड पोस्टीरियर अपेंडेजेस, यानी कि जो भी वेट है, जो दरमियान में वेट है एंटीरियर अपेंडेजेस और पोस्टीरियर अपेंडेजेस के दरमियान में जितना भी बॉडी का वेट है उसको सपोर्ट मिलती है इस आर्क्ड वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए से। देन नेक्स्ट हमारे पास है, इन्होंने बताया कि सपोर्टिव प्रोसेसेस होते हैं वर्टिब्रा के ऊपर, जिसे कहते हैं ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम को मुड़ने नहीं देते, ठीक है। तो इसको हम इधर से देखते हैं कि ज़ाइगोपोफाइसिस क्या होता है, ठीक है। ये देखें कि एक वर्टिब्रा की पिक्चर है, ठीक है, और
अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर ज़ाइगोपोफाइसिस क्या लिखा हुआ है, ये है एंटीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस और ये है पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस। अगर एंटीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस की बात करें तो ये वाला भी एंटीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस है और ये वाला, ये दोनों आगे वाले एंटीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस हैं और ये पिछले वाले दो जो हैं ये पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस हैं। जब दूसरे, ये एक वर्टिब्रा है, इसके साथ दूसरा वर्टिब्रा जब जुड़ता है ना आके, तो उसका जो पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस होता है वो एंटीरियर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर ये पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस है इस वर्टिब्रे का, और जब ये दूसरे वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा तो दूसरे वर्टिब्रा का एंटीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस इस पोस्टीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस का जुड़ेगा। इस तरह एक मजबूत सी लंबी वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है वर्टिब्रा के आपस में जुड़ने की वजह से, और इस तरह ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो टूटता नहीं है, मुड़ता नहीं है इस तरीके से। अब फिशेस के बरक्स एम्फीबियंस के पास नेक होती है, इनके पास नेक होती है, और इनकी नेक रीजन में जो वर्टिब्रा होता है उसे हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा, ठीक है। और ये सर्विकल वर्टिब्रा जो होता है ये बिल्कुल इसके स्कल के नेक्स्ट उसके साथ होता है, और इस सर्विकल वर्टिब्रा की वजह से स्कल मूव करती है और वो अपने सर को नॉड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके जो ट्रंक रीजन की अगर हम बात करें तो बाकी का ये सारा पोर्शन जो है ना यहाँ तक ये सारा ट्रंक रीजन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ से यहाँ तक का सारा रीजन जो है ये ट्रंक रीजन है, ठीक है, ओके। तो ये ट्रंक रीजन है। तो ट्रंक रीजन का जो आखिरी वर्टिब्रा होता है उसका नाम होता है सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। और ये सैक्रल वर्टिब्रा क्या करता है कि ये पेल्विक गर्डल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करता है, ठीक है। यानी कि ये पेल्विक गर्डल है, ये सारा इस पेल्विक गर्डल को इस सैक्रल वर्टिब्रा ने जोड़ा हुआ है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम और पेल्विक गर्डल के दरमियान में क्या चीज़ है, सैक्रल वर्टिब्रा। तो इसने इसको पेल्विक गर्डल को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से ये मज़ीद सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एम्फीबियंस के पास एक वेंट्रल प्लेट ऑफ बोन होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखें तो इनके पास एक वेंट्रल प्लेट ऑफ बोन होती है जिसे हम कहते हैं कि अगर आप इस पूरी बोन की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारे पास ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये स्टर्नम बोन है। ये इसका जो है एक आगे वाला हिस्सा और एक पिछले वाला हिस्सा है, तो जो सेंट्रल बोन है ये हमारे पास स्टर्नम है, ठीक है। और ये हमारे पास एंटीरियर वेंट्रल ट्रंक रीजन में होती है, और ये 4 लिम्स को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है एनिमल के इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है। और ये एन्यूरा में अगर हम देखें तो ये इनफैक्ट हम एन्यूरा में ही देख रहे हैं, ये फ्रॉग की हम स्टर्नम देख रहे हैं, तो ये बहुत ही थोड़ी सी है। यहाँ पर आप उस स्टर्नम के मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पर ओमो स्टर्नम दिखाई हुई है, देन ये मीज़ो स्टर्नम है, जीफी स्टर्नम है। तो ये पिक्चर जो है ये आपने प्रैक्टिकल में एफएससी में ये इसका स्केलेटन देखा था, बुक में ये नहीं दी हुई, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको ये दिखा दी। अब अगर हम बुक की पिक्चर की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको पिक्चर में यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रहे हैं सैलमेंडर की, और इस सैलमेंडर में आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्विकल रीजन है, इसका ये सर्विकल वर्टिब्रा है जिसे ये जो है नॉडिंग कर सकता है। देन ट्रंक रीजन दिखा रहे हैं, ट्रंक रीजन का आखिरी वर्टिब्रा सैक्रल रीजन दिखा रहे हैं। जो सैक्रल वर्टिब्रा अगर यहाँ पर है तो सैक्रल वर्टिब्रा ने पिछले वाले पार्ट को जो है ये सारा पेल्विक रीजन और इसको जो है जोड़ा हुआ है इसके ट्रंक रीजन के साथ, ठीक है। तो ये आपने इसमें देख ली पिक्चर। देन अब हम बात करें कि एम्फीबियन के जो अपेंडेजेस हैं, यानी कि उसके जो बाजू या टांगे हैं, उनके अंदर जो बोन्स हैं ये आपको नज़र आ रहा है कि एम्फीबियन का आपको आर्म नज़र आ रहा है, बाजू नज़र आ रहा है, उसके अंदर ये बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि इस एम्फीबियन से पहले फ़िश थी और फिश से एम्फीबियन बने, तो किस तरीके से इनमें बोन्स अपीयर हुई, तो इसका हमें एग्जैक्टली हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास जो पुरानी सार्कोप्टेजियन फ़िश है उसके जो अपेंडेज है उसके अंदर आप देखें तो उसके फिन ख़ास तौर पे हमने देखा है यहाँ पे, इसके फिन के अंदर आपको बोन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये इनकी बोन्स और एम्फीबियन के लिम्ब की बोन्स जो होती हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी अरेंजमेंट काफ़ी हद तक मिलती जुलती है और इनके दरमियान में होमोलॉगीज़ पाई जाती हैं। अब देखें हमारे पास ये फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर मुख्तलिफ जॉइंट्स जो हैं, जैसे कि अगर हम बात करें इसके शोल्डर का ये वाला जॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके हिप जॉइंट है यहाँ पे, और इसकी एल्बो का जॉइंट है,
और इसकी जो नी का जॉइंट है ये, और इसके अलावा रिस्ट का जॉइंट है ये कलाई का, और इसकी एंकल का जॉइंट्स जो यहाँ पर है, इन सब की वजह से क्या होता है कि इन जॉइंट्स की वजह से ये ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़मीन पर चल सकता है, ज़्यादा बेहतर तौर पे सबस्ट्रेट पे लैंड कर सकता है, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि ये छलांगे लगा के फ्रॉग जंप करता है तो फिर उसको ज़्यादा मजबूती मिलती है अपने जॉइंट्स के ज़रिए से, ठीक है। अब हमारे पास पेल्विक गडल की हम अगर फ्रॉग की बात करें तो पेल्विक गडल ये आपको नज़र आ रहा है सारा, ये पेल्विक गडल है इसका। पेल्विक गडल जो होता है ना वो उसकी 3 बोन्स होती हैं इसके अंदर, इसमें 3 बोन्स हैं, कौन कौन सी, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, जो आपको क्लियर यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये तीनों बोन्स होते हैं, इन तीनों ने मजबूती से पेल्विक अपेंडेजेस को वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ा होता है, ठीक है। इन तीनों बोन्स ने मिलकर इस पेल्विक अपेंडेजेस जो ये हमारे पास पेल्विक गडल के अपेंडेज हैं, यानी कि टांगे जो पिछली हैं, इनको बड़ी मजबूती के साथ वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये तीनों बोन्स जो हैं इन्होंने इसको इसके साथ अटैच किया हुआ है। ये तीनों बोन्स होती हैं, ये तमाम टेट्रापोड्स में पाई जाती हैं लेकिन फ़िश के अंदर नहीं पाई जाती हैं, और क्योंकि टेट्रापोड्स में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनकी वजह से मजबूती मिलती है, इनकी वजह से वो लैंड पर चल सकते हैं। टेट्रापोड्स जो होते हैं ना वो अपनी अपेंडेजेस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं मूव करने के लिए, जैसे कि आप इस फ्रॉग को देख रहे हैं कि ये अपनी लेग्स को और अपने बाजुओं को इस्तेमाल कर रहा है, लेग्स और बाजू दोनों को अपेंडेजेस कहते हैं, तो अपने अपेंडेजेस को यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर फ़िश की बात करते हैं तो फ़िशेस जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर अंडुलेशंस प्रोड्यूस करके पानी में मूव करती हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी वॉल के अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस करती हैं जिसकी वजह से वो स्विम करती हैं, इसलिए उनकी बॉडी वॉल के साथ मसल्स लगे हुए होते हैं उनके अंदर, ठीक है। लेकिन इनके अंदर इनकी बॉडी वॉल का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उनकी बॉडी वॉल के साथ मसल्स अटैच नहीं हुए हुए, बल्कि इनके अपेंडेजेस जो हैं इनके साथ मसल्स काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए हैं, यानी कि इसकी आप टांगें देखें ना तो काफ़ी इनके ऊपर मसल्स होते हैं, बाजों पे मसल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। अब हम लोकोमोशन की बात करते हैं सैलामेंडर में, ठीक है। सैलामेंडर जो होता है ना ये कुछ हद तक अंडुलेटरी वेव्स की फॉर्म में लोकोमोशन शो करता है, जैसे कि फ़िश में होती है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है कि इट शो द रेमिनिसेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अंडुलेटरी वेव्स दैट पास अलोंग द बॉडी ऑफ अ फ़िश, यानी कि जिस तरह फ़िश की बॉडी में अंडुलेटरी वेव्स जो होती हैं मूव करती हैं उसी की तरह का रेमिनिसेंट यानी कि उससे मिलता जुलता इसमें लोकोमोशन होती है। टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर्स जो होते हैं ना, अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल सैलामेंडर्स जो होते हैं वो एक और तरीके से मूव करते हैं कि इनमें लिम्ब एंड बॉडी की मूवमेंट होती है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आप देखें कि लिम्ब की मूवमेंट हो रही है और इसकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। कैसे मूवमेंट हो रही है कि एक साइड पर आप देखें कि ये पहले एक साइड के, ये लेफ़्ट साइड के इसके दोनों लिम्ब्स इस टाइम आसपास करीब हैं और ये वाले दोनों भी दूर हैं, ठीक है। बाद में क्या हुआ है कि इस जो लेफ़्ट साइड के हैं अब वो दूर हो गए हैं और ये दोनों करीब हो गए हैं। अब ये इस तरह के इसके लिम्ब के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी मसल्स। इस टाइम पे इसके ये वाली साइड के मसल्स कंट्रैक्टेड हैं जिसकी वजह से ये दोनों लिम्ब्स करीब आ गए, ठीक है। और इस साइड के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड कंडीशन में। देन अब हमारे पास क्या हो रहा है कि इस साइड के मसल्स रिलैक्स्ड कंडीशन में और इस साइड के कंट्रैक्टेड कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरह की लिम्ब की और बॉडी की मूवमेंट तब होती है जब इसने अपने कदमों को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाना होता है, ठीक है। यानी कि इसने कदम की लेंथ को बढ़ाना होता है, स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना होता है। तो इस तरह ये एक कर्व की फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम बात करते हैं सिसिलियन की बॉडी की लोकोमोशन की। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे कि सिसिलियन किस तरीके से मूव करती है। सिसिलियन की लोकोमोशन कैसे हो रही है ये देखें। इसमें इसके जो एडजेसेंट बॉडी सेगमेंट्स हैं वो इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, जबकि पीछे वाले उसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फ़्रॉग में लोकोमोशन किस तरीके से होती है। फ़्रॉग के अंदर उसका जो, अगर हम इस पेल्विक एरिया को देखें तो इसके पेल्विक एरिया में इसके लंबे लंबे हाइंड लिम्स हैं यहाँ पे, और इसका जो पेल्विक गर्डल है उसमें इसकी जो डॉर्सल बोन है पेल्विस की, जिसको हम इलियम कहते हैं, ये आगे की तरफ एक्सटेंड हुई हुई है, यानी कि यहाँ से भी इलियम एक्सटेंड हुई हुई है, यहाँ से भी इलियम एक्सटेंड हुई हुई है, और इसकी जो यूरोस्टाइल है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। ये दरमियान वाली जो बोन है इसका नाम है यूरोस्टाइल, ठीक है। तो
इसकी वजह से इन दोनों के इस तरह के इनके आगे की तरफ मूवमेंट करने की वजह से और इसके पीछे की तरफ होने की वजह से ये पूरा पेल्विक जो एरिया है बड़ी मजबूती से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और स्केलेटन जो है इसका पिछले वाला हिस्सा, जितना भी स्केलेटन का बैक वाला हिस्सा है, ये बड़ा ही मजबूत है और ये इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो हमारे पास इसकी अब आप यहाँ पर देखें कि ये जंपिंग कर रहा है फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग की जंपिंग किसकी वजह, किन वजूहात की बना पे होती है? एक तो इसके लंबे, बहुत ज़्यादा लंबे हाइंड लिम्स होते हैं। इसके हाइंड लिम्स होते हैं फोर लिम्स की निस्बत ज़्यादा लंबे होते हैं और इसके हाइंड लिम्स के साथ बड़े ही पावरफुल मसल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से एक लंबे हाइंड लिम्स और पावरफुल मसल्स की वजह से ये इसको एक लीवर के तौर पर ये फंक्शन करते हैं और इसको जंप करने में आसानी पैदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके आगे वाले बाजुओं की बात करें तो इसकी ये जो पेक्टोरल गडल है, इसको इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ने और कुछ मसल्स ने इसको इसके स्कल के साथ और इसके बाकी के वर्टिब्रल कॉलम के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ये जो आगे वाले दो लिम्स हैं जो इसके पेक्टोरल गडल है, ये पेक्टोरल गडल स्कल और वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ा किसके ज़रिए से हुआ है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए से और पावरफुल मसल्स के ज़रिए से, ठीक है। जिसकी वजह से जो ही जब ये छलांग लगा के उतरता है ना, जिस टाइम ये छलांग लगा के नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो सारा बॉडी का वेट जो है इन हाथों पे पड़ेगा। तो ये जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स है ना, वो इसको शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर, यानी कि इसको शॉक ना लगे, इसको चोट ना लगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारे पास इसका स्केलेटन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब